made a conscious decision that we will not attempt this topic with despair and anxiety. Rather, we will attempt this topic with hope and belief. This webinar today is an opportunity to imagine a new vision to build our collective national capacity. COVID-19 brings to us testing times. 45 years back, in equally testing times of emergency, Rashtrakavi Dinkar penned a famous poem for his leader, Shri Jayaprakash Narayan. He said, मुट्ठी में लिए भविष्य देश का, वाणी में हुंकार लिए, मन से उतार कर हाथों में निज स्वप्नों का संसार लिए, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नख्त उमा के झुकते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है. Our speaker for today joined Satyagraha at a young age of 23 and braved those days of emergency. Friends, we have with us a tall leader and an equally distinguished lawyer, Shri Satyapal Jain. Shri Satyapal Jain is Additional Solicitor General of India. He is a member of the Law Commission of India. He is a member of BJP National Executive. Jain Saab remained Member of Parliament, Lok Sabha from Chandigarh Parliamentary Constituency for 2 consecutive terms. He is a designated senior advocate practicing in the Supreme Court of India, Punjab and Haryana High Court at Chandigarh, as well as in various other courts. In active public life since 1970, Shri Satyapal Jain needs no introduction. He is a cherished orator and a potent voice on all issues of national importance. His life story is scripted by dint of hard work and perseverance. Sir, it is an honor for the whole team of Informal Webinar to have you with us today. Friends, let's hear it from Shri Satyapal Jain on India post COVID-19. बहुत धन्यवाद. मैं आपकी टीम के सभी साथियों का बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं जिन्होंने आज इस विषय पर आपके साथ अपनी बात रखने का और इस महत्व मुझे प्रदान किया है. हम लोग सब साथी हैं, कोई किसी क्षेत्र में काम करता है, कोई किसी क्षेत्र में काम करता है, कोई अपनी यात्रा में कभी शुरू हुआ, कोई अपनी यात्रा में बाद में शुरू हुआ, लेकिन उद्देश्य हम सबका एक ही है. और वो उद्देश्य हम सबका ये है कि आज जिस स्थिति में हम हैं या जिस स्थिति में थे या जहां होने वाले हैं, हम सब मिलकर इस देश को इस देश के परम वैभव पर पहुंचाएं और दुनिया की सबसे मजबूत, सबसे बड़ी ताकत बनाएं. इसी उद्देश्य के साथ हम लोग सभी अपनी यात्रा में लगे हुए हैं. पोस्ट कोविड भारत एक बहुत ही नामुराद बीमारी जिसने सारी साइंस को फेल किया, मेडिकल साइंस को फेल किया, तांत्रिकों को फेल किया, ज्योतिष को फेल किया, मेडिकल साइंस को फेल किया. वो बीमारी ने अचानक आकर सारी दुनिया को घेर लिया. चर्चा तो इसकी दिसंबर जनवरी में शुरू हो गई थी, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने 30 जनवरी को दुनिया के अंदर कोरोना की घोषणा की. और हमें फख्र है इस बात का कि हमारे देश की सरकार ने ये घोषणा 18 जनवरी को कर दी थी. और 18 जनवरी से हमारी सरकार ने राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ के डायरेक्टर्स हैं, जो उनके साथ संपर्क शुरू किया और उनको दिशा निर्देश देने हम लोगों ने प्रारंभ किए. जैसा आप लोग सब जानते हैं, अब तक सारी दुनिया में ये 60-70 लाख से भी अधिक लोगों को प्रभावित कर चुका है. किसी ने देखा नहीं है, कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी सारी दुनिया में बहुत ही जकड़न के साथ इसने सारी दुनिया को जकड़ा है. भारत के अंदर भी अभी तक 7-8 लाख के करीब लोग हैं जो इससे प्रभावित हो चुके हैं. और मृत्यु संख्या भगवान जितनी कम करे उतनी अच्छा है, लेकिन मरने वालों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. और क्या आगे होगा? आज कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक, मेडिकल साइंस का हो, सोशल साइंस का हो,
कोई ज्योतिष हो, कोई भी हो, ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये कोरोना को हम कब नियंत्रित कर पाएंगे। इसलिए आज जो दौर हमारे सामने आया है या जो आने वाला है, उसके अंदर हमको शायद कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, ऐसा लगने लगा है। कोरोना का स्वभाव, आज जो लोगों को चीजें बताई जा रही हैं, भारत का कल्चर, भारत की ट्रेडिशन इसके बिल्कुल उलट थी। आज हमको कहा जा रहा है कोरोना के कारण मिलिए मत, कार्यक्रम में मत जाइए, किसी के घर मत जाइए, बाहर मत जाइए, ब्याह शादी में मत जाइए, शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, किसी के अफसोस में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। जबकि भारत का जो कल्चर है वो बिल्कुल इसके विपरीत रहा है। हमारे यहाँ तो कोई गांव में बीमार हो जाए तो सारा गांव उसका हाल पूछने जाता था। किसी की शादी होती थी तो सैकड़ों की तादाद में लोग आते थे, गांव आमंत्रित होता था, एक दिन ब्रह्म भोज होता था जिसमें सारे गांव कस्बे के लोग वो खाना खाने जाया करते थे। किसी के भी सुख और दुख में लोगों की भागीदारी के बिना वो कार्यक्रम पूरा नहीं होता था। और हमारे यहाँ कहा जाता था कि दुख अगर बांटो तो आधा रह जाता है, खुशी अगर बांटो तो दुगनी हो जाती है। आज तो बिल्कुल उल्ट हो गया है। आज चाहे सुख बांटो चाहे दुख बांटो, आपकी तकलीफ ज्यादा हो सकती है। ये कोरोना के कल्चर ने हमको सिखाया। हमारे यहाँ सामाजिक कार्यक्रम होते थे, साधुओं के, संतों के समागम, होली दिवाली पर समागम, दशहरे पर समागम, होला मोहल्ला पर समागम, बड़े बड़े साधु महंतों की कथाएं, प्रवचन। मुझे याद है एक सेक्टर 28 में बहुत बड़े संत, शायद संत आसाराम बापू का एक 2-3 दिन का प्रवचन का कार्यक्रम था। लाखों की तादाद में लोग आते थे और उनका खर्चा 25-25 लाख का प्रतिदिन का होता था। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं बात, इसलिए बता रहा हूं कि जो हमारी ट्रेडिशन चली आ रही थी, जो हमारा वे ऑफ वर्किंग था, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, वो बिल्कुल वो था जो कोरोना की बचने के लिए उसके बिल्कुल विपरीत था। यानी कोरोना के लिए सहायक था, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये हमारा ढंग था रहने का। लेकिन जो ही देश के प्रधानमंत्री ने 21 मार्च को जनता जनता कर्फ्यू की घोषणा और लॉकडाउन का ऐलान किया, मैं देश की जनता को, सारे देश को बधाई देना चाहता हूं। एकता का जो हमारे यहाँ लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया, जो लोगों ने समझदारी का सबूत दिया। 135 करोड़ का देश, 135 करोड़ का देश प्रधानमंत्री की एक कॉल पर इसके खिलाफ खड़ा हो गया और सारी अपनी सामाजिक जो हमारी कार्य प्रणाली थी, धार्मिक कार्य प्रणाली थी, उस सबको एक तरफ रखते हुए इस कोरोना की लड़ाई में देश के प्रधानमंत्री के साथ संघर्ष में उनके साथ खड़ा हो गया। किसी ने नहीं कहा कि नहीं नहीं हमको तो धार्मिक सम्मेलन हमें करने की अनुमति दी जाए। कोई हाई कोर्ट में रिटें फाइल नहीं हुई, कोई सुप्रीम कोर्ट में रिटें फाइल नहीं हुई, कोई धार्मिक समागम नहीं हुए। मुझे याद है हमारे यहाँ हाई कोर्ट में भी बहुत सारी पिटिशन आई, फलां आने वाली है, फलां सम्मेलन आने वाला है, कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन हाई कोर्ट ने सारी की सारी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, दूसरे देशों में भी जो इस्लामिक कंट्रीज थे, जहां पर हर वक्त धार्मिक कोई ना कोई प्रोग्राम चलते रहते थे, मुस्लिम कंट्रीज, क्रिश्चियन कंट्रीज, हिंदू कंट्रीज, सारी कंट्रीज, सारे विश्व ने इसके मुकाबले के लिए जो लॉकडाउन और घर में रहने का तरीका निकाला, जो सबसे सुरक्षित था बचने का, देश की जनता ने प्रधानमंत्री को पूरा उसमें साथ दिया। मैं 1900 लगभग 65-66 से सार्वजनिक जीवन में हूं। 65 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई। बहादुर शास्त्री जी का जो संदेश आया था रेडियो से कि दुश्मन ने हमारी सेनाओं पर हमला किया है, मुझे अभी तक याद है, मैंने अपने कानों से वो सुना था। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी बहुत बार राष्ट्र के नाम संदेश दिए, अटल वाजपेयी जी भी दिए, बाकी देश के नेताओं ने भी संदेश दिए। लेकिन मैं बिना किसी झिझक के ये बात कह सकता हूं कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय को लेकर जो 3-4 बार राष्ट्र को संबोधित किया, इसकी उदाहरण सारे हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं मिलती। एक भी राजनीतिक शब्द उन्होंने अपने संबोधन में इस्तेमाल नहीं किया, किसी को दोषारोपण उन्होंने नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस युद्ध से बचने के लिए, इस लड़ाई से हम कैसे बचें, सिर्फ इसके लिए प्रधानमंत्री ने अपील की और देश की जनता ने उसका पालन किया। कोई उदाहरण आपको नहीं मिलती। आपात स्थिति जब मिसेस इंदिरा गांधी ने लगाई थी, मुझे याद है
उन्होंने जो अपना संबोधन किया था, मैंने रात को वो रेडियो पे सुना था, उसमें उन्होंने सिर्फ 4-5 वाक्य कहे थे कि ये बहुत कठिन परिस्थिति है, कुछ लोग अंदर हैं, बाहर नहीं हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की। मैं आपको इसलिए ये पॉइंट कर रहा हूं, जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस देश का शायद ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने एक संबोधन से 135 करोड़ के भारत को इस कोरोना के खिलाफ संघर्ष में फ्रंट लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया। छोटी छोटी बातें, बर्तन से ध्वनि कीजिए, ध्वनि से कोरोना पर असर होता है या नहीं होता, ये विज्ञान का विषय हो सकता है बहस का। दिए जलाने से कोरोना पर असर होगा या नहीं होगा, ये विज्ञान का बहस का इश्यू हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने ये कार्यक्रम दिए और जिस तरीके से देश ने उसको अपनाया, ऐसे लग रहा था उस दिन कि जैसे दिवाली मनाई जा रही है। सब जगह लोगों ने, कई जगह तो लोगों ने खुशी में आके पटाखे तक भी जलाने शुरू किए, जो बाद में उनको समझाया गया कि आपको इतना नहीं ये करना है। मैं समझता हूं कि ये देश की एकता और अखंडता की शायद ऐसी उदाहरण बहुत कम पहले या आगे देखने को मिलती होगी। दूसरी बात, लॉकडाउन अचानक हुआ, सारा का सारा सिस्टम रुक गया। जो जहां पर था उसको घर में रहना पड़ा, जो जहां पर था उसको अपने दफ्तर में जाना पड़ा। 64 करोड़ लोगों को 3 महीने, छोटी संख्या नहीं है, 64 करोड़ लोगों को देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने मुफ्त राशन 3 महीने का पहले दिया और अब फिर दोबारा घोषणा की है कि आने वाले दौर में इतने ही लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, दाल, चावल, आटा, मसाले। किसी एक व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दिया। लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया, रसोई बंद, होटल बंद, कमरे बंद, धर्मशालाएं बंद, रोड्स बंद। इस जज्बे को मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हमें फख्र है इस मुल्क पर जहां देश का जज्बा, एक कोई पड़ोसी है उसके घर में आसपास मोहल्ले में अगर 2 लोग 4 लोग खाने को नहीं मिला, लोगों ने अपने घर में खाना बना बनाकर उनको खाना दिया। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आगे आए जिन्होंने भोजन की व्यवस्था की, और धार्मिक संस्थाओं ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, आर्य समाज ने, सनातन धर्म ने, जैन सभा ने, सभी संस्थाओं ने जो जज्बे का प्रदर्शन किया, मैं समझता हूं कि वो भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात है। फिर आम आदमी को राहत मिले, देश की सरकार ने 64 करोड़ लोग, 64 करोड़ जिनके अकाउंट में सीधी देश की सरकार ने सब्सिडी पहुंचाई। आप घर में बैठे हुए हैं, आपको सरकार की जो सब्सिडी मिलनी है वो आपके घर में पहुंचे, इस बात की व्यवस्था देश की सरकार ने की। 90 लाख मजदूर, कहना बड़ा आसान होता है, 90 लाख मजदूर जो एक प्रांत से दूसरे प्रांत जा रहे थे, कोई यूपी जा रहा है, कोई बिहार जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, उनको भेजने की मुफ्त व्यवस्था इस देश की सरकार ने की। 20,000 करोड़ का पैकेज दिया। और चाइना इंडिया कन्फ्लिक्ट में इस देश की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने जिस साहस के साथ उसका मुकाबला किया, कोविड के बावजूद देश की जनता ने भरपूर उनका समर्थन किया है। और मैं अगर ये बात कहूं कि इस कोविड के बाद आज देश के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है, जो देश को उच्चतम शिखर पर पहुंचाने की भावना है, जो देश प्रेम की भावना है, वो बिल्कुल ठिठुरे मार रही है। हर व्यक्ति को ये लग रहा है आज कि इस संकट के बावजूद भी हम चाइना पर विजय पाएंगे, हम देश में महंगाई पर विजय पाएंगे, हम कोरोना पर विजय पाएंगे, और देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए आज देश का हर व्यक्ति तैयार है। आज जो स्थिति हमारे सामने अब आई है उसके अंदर 5-6 चीजें आज बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट होती जा रही है। सबसे पहली बात, कोरोना के साथ हमको शायद जीना पड़ेगा। अभी तक दुनिया में कोई इसकी वैक्सीन निकल नहीं पाई, अभी तक नहीं निकली है। निकलने में भी कितना समय लगेगा अभी कह नहीं सकते, निकलने के बाद भी एक्सपेरिमेंट होते करते कितना समय लगेगा। आज हमको मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार होना होगा कि आने वाले काफी महीनों तक, हो सकता है साल तक भी, कोरोना के साथ जीना है। देश को कोरोना के साथ जीते हुए हमें रहना पड़ेगा। हमें फख्र है इस बात का। आज भले इसकी वैक्सीन नहीं निकली है, लेकिन दुनिया के अंदर कोरोना को मुकाबला करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो सुझाव दिए जा रहे हैं, वो हमारी भारत की, भारतीय संस्कृति, भारत की फूड पॉलिसी, भारत की ईट हैबिट्स, भारत का लाइफस्टाइल पहले से उसका पार्ट है। आज कहा जा रहा है कि अगर आप हल्दी लेते हो
तो आपको इम्यूनिटी बॉडी की बढ़ती है। आप आंवला लेते हो तो इम्यूनिटी बढ़ती है, प्याज लेते हो तो इम्यूनिटी बढ़ती है। मेरे साथियों, दुनिया भर में मेडिसिन एज फूड, दवाई को भोजन के तौर पर इस्तेमाल करना, वो केवल मेरे और आपके राष्ट्र का कंसेप्ट है, दुनिया में किसी देश का नहीं है। विदेशों के लोग चाहे वेज चाहे नॉन वेज, उबाला, नमक डाला और उसको खा लिया। ये हमारा भारत है जो 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 मेडिसिन है, अदरक मेडिसिन है, लहसुन मेडिसिन है, प्याज मेडिसिन है, अजवाइन, लौंग, इलायची, आंवला, ये सारी मेडिसिन को फूड के रूप में हम लेते हैं। और इसी कारण से शायद हमारे यहाँ जो देश के अंदर इम्यूनिटी बनी, वो इम्यूनिटी का बनने का कारण और लोगों की सुरक्षा होने का कारण 135 करोड़ में से 60-70 तक कोरोना अफेक्ट कर पाया है, उसका एक कारण ये भी रहा है जो हमारी जीवन पद्धति है। एक और जो सबक हमको अब सीखना पड़ेगा कोविड के बाद, हम नेचर के साथ आवश्यकता से अधिक खिलवाड़ नहीं कर सकते। पिछले 30-40 सालों में अंधाधुंध पेड़ काट काट कर कहीं कुछ बनाया जा रहा है, कहीं कुछ बनाया जा रहा है। आज नेचर ने हमको सबक दिया है, लौट कर जाना पड़ेगा हमें। नेचर के साथ प्यार भी, उसका संरक्षण भी, उसका लाभ तो हम लेते ही लेते हैं, लेकिन उसके लिए संरक्षण हमको देना पड़ेगा। नेचर को जो है बचाकर रखना पड़ेगा। नहीं तो जितनी पोल्यूशन और जो बाकी चीजें आ रही थी, उसके कारण से जो समस्याएं हमारे सामने आई हैं, वो आगे बढ़ने वाली हैं, तेजी से होने वाली हैं। आज आपने देश के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी ने अपने उस पे कमेंट में, ट्विटर पे ट्वीट करके कुछ प्रश्न किए हैं और अपने अनुभव साझे किए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें ये कही हैं कि आज हमको अगर आने वाले दौर में भारत को एक सुरक्षित भारत में तेजी से आगे बढ़ना है, तो नेचर के साथ हमको खिलवाड़ बंद करना पड़ेगा। नदियों की जो हालत हो गई थी, अभी लोग जो हरिद्वार जाकर आए हैं, जो बता रहे हैं कोविड के कारण जो पोल्यूशन रुका, उसके कारण नदियां साफ हुई हैं, पेड़ों की ग्रोथ ज्यादा हुई है, बारिशें ज्यादा अच्छी हो रही हैं, क्योंकि हमें आज मैं जो पॉइंट दूसरा आपको कहना चाह रहा हूं कि हमें अब नेचर के साथ खिलवाड़ बंद करके नेचर के साथ जीने का रहना पड़ेगा। अन्यथा ये क्या शेप ले जाएगा, इसका कोई भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आत्मनिर्भर बनकर भारत को रहना पड़ेगा। आज हम विदेशों से कोई चीज मंगाने की स्थिति में नहीं है और मंगाना भी नहीं चाहते, क्योंकि हर चीज के आने में डर होता है। बाहर से चीज आ रही है, किसका हाथ लगा हो, किस चीज को टच किया, पहला एस्पेक्ट। दूसरा, देश की इकोनॉमी पर इसका उल्टा असर पड़ता है। आज कोविड के बाद भारत को तेजी के साथ आत्मनिर्भर की ओर बढ़ना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर का मतलब क्या? जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वोकल फॉर लोकल। हर चीज हमें एक आदत बन गई थी लोगों की, मार्केट में शॉपिंग करने जाओ, चाहे आपने परफ्यूम खरीदना है, चाहे किसी ने नेल पॉलिश खरीदनी है, चाहे किसी ने रुमाल खरीदना है, और ये दिवाली है, होली है, जितना सामान खरीदना है, कोई चाइना से बना हुआ, कोई अमेरिका से बना हुआ, कोई किसी और से बना हुआ, उसका परिणाम क्या निकलता था? परिणाम ये निकलता था कि हमारा पैसा हम ही से लूट कर ये दूसरे देशों में चला जाता था, हमारा नुकसान होता था। आज आत्मनिर्भर वोकल फॉर लोकल की जो मुहिम चली है, आपने देखा होगा, ये बहुत ही तेजी के साथ लोगों के अंदर गई। एकदम से लोगों ने इसको पकड़ा है। चाइना का जो माल आता है, आज चाइना को इस बात की चिंता हो गई है कि अगर मैं भारत के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करता हूं और भारत के लोगों ने अगर चाइना के माल का पूरा बाइकआउट कर दिया, तो हमारी तो दुकानदारी मंडी बंद हो जाएगी। लेकिन देश के अंदर वो चीज आई है, भावना आई है। वोकल फॉर लोकल की आगे हमको इसे और मजबूत करना पड़ेगा। यानी जो जो छोटी छोटी चीजें हैं, बजाय इसको बड़ी कंपनियों की तरफ देखें, विदेशों की तरफ देखें, अपने क्षेत्र में, अपने यहाँ उसे उसका उत्पादन हो और उसका इस्तेमाल हो। आपके पोटैटो, आलू के चिप्स, अंकल चिप्स लेने की आवश्यकता नहीं है। अब दौर आने लगा कि आप अपने अपने क्षेत्रों में, अपने जिलों में उसके लिए प्रोडक्ट बनाने का प्रयास करें। हर छोटी चीज जो पहले विदेश से आती थी, बाहर से आती थी, आज वो आपको यूनिट बनाना पड़ेगा। मैं कुछ दिन पहले किसी एक अफसर से बात कर रहा था, तो उसने बड़ी अच्छी बात मुझे कही। उसने कहा, देखिए चंडीगढ़ का नक्शा उठाकर देखिए आप, आज हम जो लोकल, वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, आज हम जो लोकल यूनिट, सेल्फ यूनिट की बात कर रहे हैं, आप ली कॉर्बुजिए का कंसेप्ट पढ़िएगा। उन्होंने हर सेक्टर में मार्केट दी है।
उन्होंने हर सेक्टर में स्कूल दिया है, उन्होंने हर सेक्टर में डिस्पेंसरी दी है, उन्होंने हर सेक्टर में छोटे बूथ भी दिए हैं, शोरूम भी दिया है, उसमें नाई की दुकान भी है, सब्जी की दुकान भी है, कपड़े की दुकान भी है। उनका कहना है कि अगर आप उस एंगल से एग्जामिन करें तो जो हर सेक्टर अपने आप में आत्मनिर्भर, हर सेक्टर अपने आप में आत्मनिर्भर हो, हर गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हो, हर शहर अपने आप में आत्मनिर्भर हो और अधिक से अधिक चीजें अपनी इस्तेमाल करें, अपनी बनाएं, ये है आत्मनिर्भर भारत की ओर चलते कदम। आज तो सेना में जो इस्तेमाल हो रहे हैं हथियार, सेना के अंदर से बहुत सारा एम्यूनिशन हो रहा है, आज वो अपने देश के अंदर बनने लगा है। भारत को अगला पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अब हमको बहुत तेजी के साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर चलना पड़ेगा, दोनों कारणों से। पहला, इकोनॉमिक, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी एडवर्सली ना हो और हमारा पैसा विदेश में ना जाए। और दूसरा, ये नामुराद बीमारी, आज कोरोना आया है, कल को बाहर से आए हुए माल के साथ कोई और भी इंफेक्शन आ सकती है। दुनिया के अंदर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि शायद कोरोना के बाद कोई एक और भी वायरस है जिसके आने की संभावना हो गई है। अगर ये बाहर से आएगी ही नहीं, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कोरोना मैन टू मैन जाता है। हालांकि कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि ये हवा से भी आ रहा है, लेकिन अभी तक इसका एविडेंस नहीं है। तो अगर हमारा बाहर टच कम होगा, बाहर से आने वाली चीज कम होगी, तो इससे बचने में हमें सहायता रहेगी। हम बड़ी छोटी सी बात, हमारे यहाँ आपस में मिलते समय हाथ जोड़ा करते थे, हाथ मिलाने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी। आपने महाभारत देखा, आपने रामायण देखी, श्री कृष्णा देखी और अन्य सारे अपने पुराने सीरियल देखे, किसी के अंदर भी आपको कोई भी हमारे दो आदमी हाथ मिलाते नहीं दिखते थे, हाथ जोड़ते दिखते थे। आज सारी दुनिया इस बात पर आ गई है कि हाँ, जो भारत की पद्धति है हाथ जोड़ने की, ये इन्फेक्शन को कोरोना से बचाने की सबसे अच्छी पद्धति है, क्योंकि जब आप छुओगे नहीं तो ये आगे ट्रांसमिट होगी नहीं। और तो और इवन मृत्यु के बाद, ये मेरे देश की परंपरा थी कि मृत शरीर को हम जलाते थे, क्योंकि जलने के साथ सारे उसके जर्म मर जाते थे। सारी दुनिया में लोगों को अपनी धार्मिक परंपरा थी, मैं उसकी निंदा नहीं करना चाहता, दबाते थे, लेकिन आज सारी विज्ञान कहने लगी है कि सबसे बढ़िया तरीका भारत का है अपनी डेड बॉडीज को भी डिस्पोज ऑफ करने का, तो उसके साथ ही सारी चीजें मर जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और एक और जो बात हमको अब कोविड में, पोस्ट कोविड सीखनी पड़ेगी, घर से काम करना। हर चीज हम अपने आप से करें, ये संभव नहीं होगा। आज आपको घर से बैठकर अपना बिजनेस मैनेज करना है, आज आपको घर से बैठकर अपना काम मैनेज करना है। अभी मैं 10-15 मिनट लेट हुआ क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की, आज की हाई कोर्ट की हेयरिंग, जस्टिस हरिपाल वर्मा का बेंच थोड़ा लेट तक चला, उसमें मेरा गया। ये जो इतना स्क्रीन आपके सामने है ना पड़ा हुआ, मैं अपने मित्रों को बोलता हूँ कि कोई दौर होता था मेरे लिए हाई कोर्ट मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग, 60 कोर्ट रूम, केस बहस करने जा रहे हैं, हम भागे जा रहे हैं, हमारे कुलीग जा रहे हैं, मुंशी जी लिफाफा लेके आ रहे हैं, किताबों का लिफाफा आ रहा है, कोर्ट के अंदर भीड़ लगी हुई है। आज सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस स्क्रीन में सिमट कर रह गया। मैं अभी तक कोविड के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में बहस कर चुका हूं इसी स्क्रीन से, मणिपुर हाई कोर्ट में बहस कर चुका हूं इसी स्क्रीन से, अपने हाई कोर्ट में तो कर ही रहा हूं। सो मच सो, एक केस में हरीश साल्वे हमारे साथ थे, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी थी, वो लंदन में बैठे हुए थे, मैं चंडीगढ़ में अपने ऑफिस में था, मैं और धीरज, और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल दिल्ली में अपने ऑफिस में थे। अपने ऑफिस में बैठे हुए, एक लंदन में, एक दिल्ली में और एक में, तीनों हम इस स्क्रीन पर बैठकर अपनी सारी चर्चा करते थे, केस को हमने डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नागपुर में बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के केसेस की कार्रवाई कर रहे हैं। सोचा था हमने, कहीं कोर्ट में 2 मिनट जज के घुसने में लेट हो जाते थे तो जज रिमार्क करता था कि वेयर आर यू मूविंग, इज इट माल रोड शिमला दैट यू कैन कम एंड गो एट एनी टाइम यू वांट टू गो। अब वो माल रोड शिमला के, अब तो आपके घर में ही आगे कोर्ट सारी, और अपनी आराम से आप चेंज करिए, ड्रेस करिए, बैठे बैठे 4-4 बेंच 5 मिनट में कर लीजिए। अब आपको आगे से घर से काम करने की, ये मैंने कोर्ट की बात की है, बिजनेस की बात है, बिजनेस लो घर से कंट्रोल करना आपको पड़ेगा। आपको अपनी सोशल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, गृह मंत्री, सारे बिहार के अंदर रैली एड्रेस कर रहे हैं। पहले कभी जाना होता था तो फ्लाइट बुक करो, आगे कार करो, इतना बड़ा स्टेज, स्टेज पे कौन बैठेगा, माइक लगा है, हजारों गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं। आज वो अपने दफ्तर में बैठते हैं, एड्रेस करते हैं, सारे बिहार में, सारे यूपी में, जहां भी कहां करना होता है वहां लोग सुन रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग आप उनको एड्रेस करते हैं। कोरोना के साइड इफेक्ट्स भी हैं,
और पॉजिटिव हैं। ये चीजें कितना खर्चा बताती हैं उनको मालूम है, जो ये करते थे। ब्याह शादी में किसी समय लाखों की, हजारों की तादाद में लोग आते थे, किसी का 50 लाख का ठेका, किसी का 40 लाख का खर्चा। आज आपको 50 से ज्यादा शादी वाले आ नहीं सकते, और जो खर्चा 50 लाख का होता था वो 2, 4, 5 लाख, 1 लाख तक हो गया। मुझे एक पेरेंट्स ने मिलकर बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा जी हमें तो सबक सीख लिया है कि जो पहले शादी में खर्चा होता था, टेंट वाले का, क्रॉकरी का, ये वो सारा का सारा खर्चा करने की बजाय शादी मंदिर में, गुरुद्वारे में करो, और वो एफडी बच्चों के नाम जमा करवा दो, ताकि बजाय इसके कि वो बैंड वालों के पास या ठेकेदारों के पास जाए, ये मियाँ बीवी दोनों इसके इंटरेस्ट से अपना काम चलाते रहे। ये साइड इफेक्ट भी उसके साथ हुआ। फजूल खर्चे बंद हुए हैं, पेट्रोल की कंजम्पशन बंद हुई है, पोल्यूशन कम हुआ है। लोगों के अंदर, किसी ने कहा ना कि प्यार बनाने के लिए दूरी भी जरूरी होती है। जब आप बहुत मिलते हो किसी से तो कई बार उतना एहसास नहीं होता। जब किसी से 10-12 दिन अलग रहते हो तब आपको उसकी अफेक्शन का, उसकी इक्वेशन का एहसास होता है। लेकिन ये फायदे भगवान अदरवाइज लाए, कोरोना ना रहे तो ज्यादा अच्छा, फायदे कम ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि हमको घर से चीजें मैनेज करने का संकट सीखना पड़ेगा। जैसा मैंने शुरू में कहा, सच्ची बात यह है कि आज तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और आने वाले कुछ महीनों में भी निकलने की संभावना नजर नहीं आ रही। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता कैसे कोरोना से बचना है, कैसे उसके प्रिकॉशन करने हैं। मैं समझता हूं कि आप उससे सब भली भांति परिचित हैं। आज जो हमारा दौर है, वो दौर अगर मैं नटशल में कहूं, कोविड के बाद भारत नंबर 1, हमको कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। जो भारत सरकार ने, डॉक्टर्स ने कंडीशंस लगाई हैं, उनको उनके साथ रहना पड़ेगा। मास्क, मैं तो जैन समाज से संबंध रखता हूं, हमारे साधु संत मुख पट्टी बांधते थे बहुत से। मुझे मालूम है लोग मजाक किया करते थे, कमेंट पास किया करते थे, क्या यार सतपाल तुम्हारे ये क्या करते हो तुम लोग ये। आज दुनिया में अगर आप मास्क ना पहनो तब आप लोग पर मजाक करते हैं। हमारे संत पानी साफ पीते थे, साफ करके, फल उबाल कर खाते थे, सब्जी उबाल कर खाते थे। आज सारी दुनिया ये बात कह रही है कि आप उबाल कर खाइए, उबाल कर पानी पीजिए, ठीक से पानी पीजिए। हमारे समाज में जो खाने के तरीके थे, जो हमारे यहाँ को एग्जिस्टेंस के तरीके थे, वो सारे के सारे आज हमको देश के अंदर उनको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। नेचर के साथ रहना पड़ेगा, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना पड़ेगा। हमारी तो संस्कृति में है। आप अगर चीन के याद करिए, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर गए थे, तो हिमालय पर जाने से पहले हकीम जी जो लंका से आए थे, उन्होंने हनुमान जी को यह कहा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी ये शक्ल होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पत्ते तोड़ने से पहले उसकी पूजा करना, उसको नमस्कार करना, तब वो अपना रूप दिखाएगी, नहीं तो नहीं दिखाएगी। और हनुमान जी ने जब जाकर वहां देखा तो उसने अपना, संजीवनी बूटी ने अपने आप को छुपा लिया, हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की और कहा कि मैं लक्ष्मण की जीवन बचाने के लिए लेने आया हूं, मुझे थोड़ी पत्तियां दीजिए। तब जाकर वो प्रकट हुई। हमारे यहाँ तुलसी की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ पीपल की पूजा करते हैं, क्योंकि पीपल से ऑक्सीजन मिलती है। आप कभी राष्ट्रपति भवन जाने का आपको मौका मिले, राष्ट्रपति भवन के पीछे जहां अंग्रेजों के दौर में वायसराय सैर किया करते थे, वहां एक रो में दोनों तरफ लंबी दूरी तक कम से कम 100 पीपल के पेड़ दोनों तरफ लगे हुए हैं। वो ऑक्सीजन का प्लांट है। हमारे यहाँ उसकी पूजा करते थे। किसी के मकान में पीपल का पेड़ आ जाए तो मकान भले ही टूट जाए, उसको उतारते नहीं थे, और कहा क्या कि ये ब्रह्मा जी की बेटी है। तुलसी, तुलसी हमारे यहाँ चरनामत में लोग देते थे, इस्तेमाल करते थे। तुलसी क्योंकि सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक है जो आज सजेस्ट की जा रही है। और तुलसी को हमारी संस्कृति में दांत से नहीं चबाते थे, कहते थे ये ब्रह्मा जी की बेटी है, इसको इंजरी नहीं करनी। और साइंस बताती है कि तुलसी को चबाना इसलिए नहीं चाहिए कि तुलसी में पारा होता है, पारा हमारे लिए नुकसानदेह है दांतों के लिए। धर्म और साइंस को जोड़कर हम लोग चले, हर चीज हमारे यहाँ धर्म से जुड़ी हुई थी। आज हमको नेचर के साथ जो उसके प्रति मान सम्मान है, नदियों की यहाँ पूजा, मेरे को याद नहीं है, ध्यान में नहीं, आप में से किसी को ध्यान होगा या नहीं होगा। मैं खरड़ में होता था और छोटे दिनों में एक त्योहार होता था वहां, और त्योहार क्या होता था, ख्वाजा की पूजा, यानी कुआं या तालाब, उसकी पूजा करते थे। और पूजा में क्या करते थे, हमारी माताजी और शहर के सारे लोग मीठे चावल उबालते थे, और मीठे चावल उबालकर जाकर वो तालाब में या नदी में डालकर आते थे, ताकि वहां जो किंगडम है उसको खाना मिल सके। आज आपको लेक के यहाँ जो श्रम सेवा होती है,
उसकी आप जो सिल्ट है उसको निकालने जाते हो, हिंदुस्तान की से कम बाहर से मंगवाएंगे, जितना अधिक से अधिक अपना बनाया हुआ इस्तेमाल करेंगे वो हमें लाभकारी रहेगा। लोकल के लिए वोकल, मुझे लगता है ये हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस संकट से पूरी तरह से सफल होकर निकलेगा। ये पहली बार त्रासदी हमारे पास इस तरीके से आई है हमारे सामने। लेकिन अब अगर आप देखें 1947 में जब पार्टीशन हुई है, तब भी लोगों को जो मृत्यु आई थी अचानक आती थी। हल्ला बोलते थे, मुगल मारते थे लोगों को, बच्चों को मारते थे, लाखों की तादाद में लोग मरे। लेकिन ये देश उससे भी निकल कर आया। हमारे यहाँ हमारे यहाँ जानवरों पर लगा कर लेकर के देशभक्ति है कि ये देश उस संकट निकल आता है। इस संकट से भी हम निकल कर जाएंगे। हमने इससे भी ज्यादा त्रासदियां देखी हैं आने वाले दौर में। और मैं कहता हूं हमारे को तो जो हमें देश के संविधान की आर्टिकल 51A वो हमको याद करना पड़ेगा। क्या है 51A? फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन। आपको याद होगा 1975 में, मैं तो उस समय जेल में था, मुझे तो उन्होंने संशोधन किया और इंसर्ट किया था संविधान के अंदर। ये एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट्स में, आप लॉयर्स हैं, आप साफ बात को समझते हो। उसके अंदर 11 ड्यूटीज हैं हर सिटीजन की। उसमें एक ड्यूटी ये भी है नेचर को प्रिजर्व करना, एनवायरमेंट को प्रिजर्व करना। उसके अंदर एक ड्यूटी ये भी है राष्ट्रीय आत्म सम्मान को प्रिजर्व करना। और जो सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी जिसे मैं मानता हूं 10वें नंबर पर जो ड्यूटी आती है, टू स्ट्राइव फॉर अचीविंग एक्सेलेंस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जीवन के हर पहलू में, हर मोड़ पर टॉप पर जाना। आप डॉक्टर हैं तो सबसे बढ़िया डॉक्टर बनिए, क्लर्क हैं तो सबसे बढ़िया क्लर्क बनिए, वकील हैं तो सबसे बढ़िया वकील बनिए, जज हैं तो सबसे बढ़िया जज बनिए। जो भी आप जहां पर हैं उसी क्षेत्र में टॉप पर आप जाएं। ये भारत का संविधान हमसे अपेक्षा करता है, आर्टिकल 51A। और आज दौर है, आज समय है कि इन ड्यूटीज को हम एनफोर्सिएबल इन लॉ बनाएं, हर आदमी की ड्यूटी आए। और इस दौरान में भारत की जनता ने, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हमारे सामने में देख रहा हूं लॉयर्स हैं, कितनी रिट पिटीशंस आती थी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। आपको घर में बैठने के लिए कहा गया, प्रॉपर्टी में नहीं जाएंगे, दफ्तर में नहीं जाएंगे, कौन कौन सा राइट है वो आप अंदाजा लगा सकते हो, जो हर नागरिक का कहा जा सकता था कि ये रेस्ट्रेन हुआ है, ये कंट्रोल हुआ है। लेकिन देश की जनता ने एक स्वर से उसको स्वीकार किया, क्योंकि लोगों को मालूम था कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें छोटी छोटी चीजें हमें, उसके लिए हमको। तो मैं समझता हूं कि इस विषय पर ये 5-6 के साथ आने वाले देश होगा। मुझे पूरा विश्वास है आत्मनिर्भर भारत बनेगा, शक्तिशाली भारत बनेगा, ना किसी से डरेगा, ना किसी को डराने वाला भारत बनेगा। और हम इस संकट से निकलकर राष्ट्र के परम वैभव की ओर तेजी से जाएंगे। और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की सरकार हमें इस संकट से गुजारेगी और हम सब उसके भागीदार होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेन है और वो ड्राइवर चला रहा है और हम लोग मजे से उसमें जा रहे हैं। भागीदारी बनते हुए जो जो मेरा योगदान उसके अंदर हो सकता है वो योगदान डालते हुए हमको चलना पड़ेगा। भविष्य हमारा सुरक्षित है, सुंदर है, देश हमारा आगे जा रहा है, जाएगा और दुनिया का सबसे देश भारत बनेगा। चाइना के साथ लड़ाई में पहली बार किसी देश से चाइना को मैं भारत सरकार का एक ऑफिसर होने के नाते हम बहुत हार्श शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पहली बार एहसास हुआ है कि नहीं, का भारत की सरकार एक विभिन्न सरकार है, 1962 वाली नहीं है, अब 2020 वाली सरकार है। यह एहसास उनको भी हुआ है। पाकिस्तान तो कहीं आजकल स्वाय छोटी मोटी बात बात करने की कहीं नजर भी नहीं आ रहा। शक्ति हमारी मर्ज हुई है, ये कुल हमारी एक्यूमुलेटिव एनर्जी सारे देश की, जिसकी नेतृत्व, जिसको रिप्रेजेंट देश के प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम आगे जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत, ना किसी से डरने वाला भारत और ना ही किसी को डराने वाला भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आई हैव ऑलवेज बीन अप्रिशिएटिंग सर, आपको सुनने का एक मौका अगर मिल जाए तो मैं कभी मिस नहीं करता। और आपको सुनने पे ना मेरे को वो सही याद आती है, कहते हैं यू कैन ऑलवेज स्पीक वेल इफ योर टंग कैन डिलीवर द मैसेज ऑफ योर हार्ट, सो यू थिंक वेल एंड यू स्पीक वेल सर। तो और आज की उदासीनता के टाइम में जब सब 3-3.5 महीने हो गए और ऐसा चल रहा है, योर वर्ड्स आर रियली encouragement for everyone. Thank you very much, and we actually look forward to a very bright future and bright India as well. So now we'll start with the question answer round. Any questions please sir? पहला सर मैं ही पूछ लेता हूँ सर, where do you see the profession of law post COVID-19 सर? मतलब जैसे lawyers आज के टाइम में of course जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कह रहे हो कि हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट वो अभी वहां तक नहीं पहुंचे। बहुत से लॉयर्स को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी काफी ज्यादा आ रही हैं, एंड प्रैक्टिकली क्योंकि फुटफॉल बहुत ज्यादा है, तो मे बी इट इज पॉसिबल कि काफी देर से कोर्ट शुरू हो। तो वेयर डू यू सी दिस प्रोफेशन गोइंग सर पोस्ट कोविड-19? देखिए, कोविड का जो एडवर्स इफेक्ट है वो सभी पे हुआ है। वो व्यापारियों पे भी हुआ है, लॉयर्स पे भी हुआ है, डॉक्टर्स पे भी हुआ है, मजदूरों पर हुआ है, रेडी फड़ी वालों पर हुआ है, छोटे दुकानदार पर हुआ है, वकीलों पर भी हुआ है। और विशेष तौर पर जो नए वकील हैं, साल 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले प्रोफेशन में आए हैं, उन पर भी हुआ है। और हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो गई है, इसका भी नए वकीलों पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ पा रहा, क्योंकि अभी सिर्फ अर्जेंट मैटर लग रहे हैं जी। अर्जेंट मैटर जिस क्लाइंट के होते हैं उसको होता है कि मेरे को तो स्टे चाहिए, मेरे को पॉजिटिव ऑर्डर चाहिए, और वो नॉर्मल रूटीन में भले ही किसी यंग लॉयर को एंगेज करके रिस्क थोड़ा बहुत लेना चाहे ले ले, लेकिन इस दौर में तो उसको लगता है कि नहीं, मैं सीनियर से सीनियर लॉयर लूं, भले वो जितनी मर्जी फीस ले ले कि मेरा काम हो। इस कारण से लॉयर्स पर इसका बहुत बुरा असर हुआ है। उसके लिए कुछ बेंचेस बढ़ाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा केस बने। पुराने केसेस में भी एप्लीकेशन एंटरटेन करनी शुरू हुई है, और बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि प्रोफेशन पर इसका, और खास तौर पर नए यंग लॉयर्स पर एडवर्स हुआ है। पर मुझे लगता है कि बहुत जल्द, क्योंकि ये ध्यान में सबके आ गया है, जुडिशरी के भी आ गया है, सीनियर लॉयर्स के भी आ गया है, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, सबके ध्यान में चीज आ गई है। और जब कोई विषय सबके ध्यान में आ जाता है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसका कोई ना कोई समाधान। सर एक हमारे व्यूअर का क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक द वर्ल्ड विल ट्रीट चाइना इन अ पोस्ट कोविड एरा फॉर क्रिएटिंग सच अ प्रोफाउंड डेवास्टेशन इन द वर्ल्ड? देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो प्रेडिक्ट करने वाली होती हैं, कुछ चीजें स्पेकुलेट करने वाली होती हैं, कुछ चीजें एनालाइज करने वाली होती हैं, कुछ चीजों पर चिंतन करने वाली होती है। चाइना ने जो कुछ किया है कोविड के मामले में, चाइना ने जो भारत के साथ किया है, चाइना आज दुनिया में बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है, और आगे चल के मैं कहूं आइसोलेट भी हुआ है। आज चाइना के साथ स्वाय थोड़ा मोटा पाकिस्तान या एक दो कोई छोटे मोटे हो जाए खड़े हो, दुनिया की कोई ताकत खड़ी नहीं है। उसके दो कारण हैं। एक तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इनफॉर्मल अप्रोच अपनाई है, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यदा कदा उनसे बात करना, उनसे मिलना, उनके यहाँ जाना, उनको यहाँ बुलाना, और अपने यहाँ फोन से कभी कभार उनसे बात करना, एक तो कारण ये रहा है। और दूसरा कारण चाइना का कोविड के मामले में दुनिया भर में ये इंप्रेशन गया है कि इसके पीछे सच है या झूठ है, ये समय बताएगा। कहीं ना कहीं चाइना का हाथ, कहीं ना कहीं चाइना की ये शरारत, जिस कारण से चाइना some internet issues I think so. आने से पहले तो लाहौर में और इस्लामाबाद में हमारी पाकिस्तान के एमपी सामने, और हम लोग इधर बैठे हुए थे। तो उसमें सुषमा स्वराज, शांता कुमार, कपिल सिब्बल, लाला लाजपत राय जी, हम लोग सब बैठे हुए थे। आरिफ मोहम्मद खान जो अब गवर्नर है वो भी हमारे साथ थे। आप हैरान होंगे
कि जो हम हिंदुस्तान से गए हुए थे हम उर्दू में तकरीर कर रहे थे और जो पाकिस्तान के एमपी थे वो अंग्रेजी में बोल रहे थे। और यहाँ तक मुझे याद है कि सुषमा स्वराज जब अपनी स्पीच करके नीचे बैठी आके, तो वहां का एक एमपी डेस्क पे गया देखने के लिए, तो सुषमा जी समझ गई, तो देखने के लिए ये गया कि क्या वाकई उर्दू में तकरीर कर रही थी या कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदी में अंग्रेजी में उर्दू लिख कर लाई हूँ और वो पढ़ रही हूँ। तो हम सब ने उर्दू में तकरीर की, बड़े हैरान हुए वो। हम श्रीनगर गए तो फारूक अब्दुल्ला उस समय चीफ मिनिस्टर थे, तो जब वहां बात आई तो मैंने तकरीर उर्दू में शुरू की। मैंने उनसे कहा कि हम सारे मुख्तलिफ मजहबों के लोग हैं, मुख्तलिफ ज़मानों के लोग हैं, पर हमारा मुल्क एक है, यकसा है, हम मिलकर रहते हैं, हमारा आइन एक है, आप यहाँ के बड़े वजीर हैं, वजीर आलम। जब मैंने बोला तो फारूक अब्दुल्ला ने उसके साथ जो वजीर बैठा हुआ था उससे पूछा कि ये कौन है। उसने बोला, उसने पूछ के बताया कि ये सतपाल जैन एमपी है। बोले कहाँ का है, किस पार्टी का है? बोला बीजेपी का है, चंडीगढ़ से है। बोला बीजेपी का एमपी उर्दू में तकरीर करता है? तो यानी उनको बड़ी हैरानी होती थी। Padam, will you call them? आवाज आ रही है ना? हेलो जी सर, अब आ रही है सर, अरे सर अब आ रही है। अब आ रही उस है समय हमने, उन दिनों उर्दू अखबार ज्यादा बिकते थे। मेरे को वो दिन याद है जब हिंदी ट्रिब्यून पंजाबी ट्रिब्यून आया था, 65-66 की बात है। उस समय मैंने वहां धीरे धीरे कुछ लोग जो बस स्टैंड पर कोई कुछ बेचता था, कोई कुछ बेचता था, उनके साथ मिलकर हमने वो सीखने का प्रयास किया। इसलिए तीनों चारों भाषाओं में मैं अपनी बात कह सकता हूँ। जहां तक हरियाणा का ताल्लुक है, हरियाणा का ही नहीं, मेरा स्पष्ट मत है, बिल्कुल क्लियर, बिना किसी हेजिटेशन के, हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहां की रीजनल लैंग्वेज कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हिंदी होनी चाहिए हरियाणा में, पंजाब में पंजाबी होनी चाहिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हिंदी और पंजाबी दोनों होनी चाहिए। मैं भाई साहब आपको बताऊं, अब तक 15-16 हाई कोर्ट में जा चुका हूं, कर्नाटक में, नागालैंड में, सिक्किम में, गोवा में, अहमदाबाद, इलाहाबाद, जबलपुर, ये अपने आसपास के तो सारी हाई कोर्ट्स हैं। कर्नाटका में आप चले जाओ, मैं 1 महीना कर्नाटका में येदियुरप्पा जी के केस 2010 में आर्ग्यू करता रहा हूं, पूरा महीना फुल बेंच के सामने। वहां पर बड़े आराम से जज कर्नाटक में कन्नड़ में बात करते हैं, डॉक्यूमेंट कन्नड़ में जाते हैं। आप चले जाएं गोवा में, वहां की उनकी जो लोकल लैंग्वेज है महाराष्ट्र की, मैं नाम उसका नहीं उच्चारण कर पा रहा, उसके अंदर चीजें चलती हैं। आप चले जाएं कोहिमा में, आप चले जाएं सिक्किम में, आप चले जाएं मणिपुर में, वो जो वहां की रीजनल लैंग्वेजेस हैं, मेरा अपना स्पष्ट मत है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन हिंदी में फाइल होती है, हिंदी में पिटीशन फाइल होती है, हिंदी में बहस होती है, क्योंकि भाषा अपनी बात कहने का माध्यम है। जो बात आप कह सकते हो अपनी भाषा में, वो दूसरे में नहीं कह सकते। मैं आपको छोटी सी उदाहरण समझाता हूं। बटाला म्युनिसिपल कमेटी का केस जस्टिस प्रितपाल सिंह होते थे हमारे यहाँ, 1982-83 की बात है। उनके यहाँ बहस हो रही थी, कुछ काउंसलर्स ने कोई रेजोल्यूशन चैलेंज किया था उनका, ये म्युनिसिपल काउंसिल का। तो जस्टिस प्रितपाल सिंह ने उठते उठते मुझे कहा, मिस्टर जैन, व्हाट इज योर लोकस, यू आर म्युनिसिपल काउंसिलर्स, हाउ कैन यू चैलेंज द रेजोल्यूशन ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी? आई वाज आल्सो टेकन अबैक। तो काउंसलर्स आए हुए थे, जब हम बाहर निकले तो मुझे उसने पूछा कि जी, कहना वकील साहब जज क्या कह रहे थे अखीर में उठते उठते, थोड़ा चेहरा कहना थोड़ा जा कुछ और लग रहा है। मैं कहा भी जज ने सानू क्या भी थोड़ा लोकस क्या है? कहना जी वो क्या होता है? अब मेरे को, मैं उसको कैसे समझाऊं? मैं क्या, जज ये कह रहे हैं भी तुसी कौन मैं खाम खा, तू कौन मैं खाम खा, लोकस तो वही होता है ना। वो उसने जवाब दिया, कहना ले जी मैं खाम खा, कहना किदा हो गया, साडी कमेटी है, मैं मैंबर है, ये जरा रेजोल्यूशन है ਇਹਦਾ सीधा असर तो ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, मैं खाम खा किदा हो गया जी? एंड आई गॉट द रिप्लाई फ्रॉम दैट काउंसलर अपनी भाषा में, अपनी भाषा में समझ के। अगर मैं उसको लोकल स्टैंडर्ड समझाता तो शाम तक उसके पर लेना पड़ता है, ये क्या होता है? इसलिए जो अपनी भाषा में बात कही जाती है, अपनी भाषा में जो बात होती है,
वो अंग्रेजी भाषा में आप नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी को हटा दीजिए, अंग्रेजी रहे। जो लोग सोचते हैं अंग्रेजी में और फिर हिंदी पंजाबी में ट्रांसलेट करते हैं, कुछ लोग हैं हिंदी पंजाबी में सोचते हैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, हर तरह के लोग हैं। बड़े बड़े वकील हैं जिनको आप हिंदी में बोलो, अगर आपको 49 तो 49 उनकी समझ में नहीं आता, 49 समझ में आता है आपको। अगर उनको आप आर्टिकल 131 131 को तो पल्ले नहीं पड़ेगा, आर्टिकल 132 को तब उनके पल्ले पड़ेगा। वो रहे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा स्पष्ट मत है हरियाणा सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए, हरियाणा में लागू हो और हाई कोर्ट में लागू हो। जस्टिस एस.एस. सोढ़ी जब यहाँ से इलाहाबाद में चीफ जस्टिस बन गए थे, यहाँ से पटना में हमारे संदेवालिया गए थे चीफ जस्टिस बन के, उस समय वहां पर पहले से हिंदी भाषा लागू थी, लेकिन फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आप डॉक्यूमेंट का हिंदी पंजाबी का अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो वो लॉयर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके भी हिंदी के अंदर डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही आर्गुमेंट तब दी जाती थी जब साइंस को अंग्रेजी की बजाय हिंदी पंजाबी में पढ़ाने की बात आई। आप हैरान होंगे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने फिजिक्स में पीएचडी की, न्यूक्लियर में, और उनका थीसिस हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, कंप्लीट थीसिस पूरा का पूरा। इसलिए मैं इसके पक्ष में। Anyone else willing to ask a question? Please, may raise the hand. I think it is. Mukesh wanted to ask a question. I want to ask a question. हाँ Gaurav, please go on. हाँ जी सर, हाँ जी सर, सॉरी, मैं थोड़ा सा इस बात से ये डिफर करता हूँ कि जिस तरह मतलब कि हम कर रहे हैं, लेकिन द एक्सेस वी आर हैविंग टू अदर कंट्रीज लिटरेचर जो इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस में है, दैट हैज बीन बेनिफिशियल टू अस, कि हमारे जो आज की डेट में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो डेवलप हो पाए इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। डोंट यू थिंक कि अगर हम इसको हिंदी की तरफ लेके जाएंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द एडवोकेट्स टू परस्यू देम इन अ बेटर मैनर? अंग्रेज हमारे देश में कितने साल पहले आए थे? 300 साल पहले जी। अंग्रेजी तो उन्हीं के साथ आई, उससे पहले तो अंग्रेजी हमारे यहाँ नहीं थी। ठीक है, तो 300 साल में अगर हमने अंग्रेजी को अडॉप्ट कर लिया है जो विदेशी लैंग्वेज थी, 20-30 साल में हम अपनी भाषा को दोबारा नहीं रिकवर कर सकते। और हम अंग्रेजी हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी बंद करें, बहुत जगह होता है, मेरे को भी अंग्रेजी में ज्यादा कन्वीनियंट होता है बजाय हिंदी पंजाबी के। हालांकि हिंदी में, पंजाबी, उर्दू में, इंग्लिश में, 4 लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मेरे को हिंदी पंजाबी होती है। नंबर 2 पे उर्दू आती है। अंग्रेजी में भी अपना टूटी फूटी काम चला लेता हूँ। और आप जानते हो अंग्रेजी की हालत, कई बार आप आर्गुमेंट सुनिए क्या क्या होते हैं। मैं अच्छे लोगों के SMS आए आपको दिखा देता हूँ। मजाक में किसी ने कहा था कि जब 2 आदमी जिनको अंग्रेजी नहीं आई लड़ते हैं ना, तो एक बोलता आई विल डाई यू, तो कहता आई विल सुसाइड यू। ये होता है आई विल डाई यू, आई विल सुसाइड यू चलता है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ गोयल साहब, आपकी जो अंग्रेजी के मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैंने 10वीं अहंकार से नहीं कह रहा, 10th क्लास से मैंने इंग्लिश मीडियम सीख लिया था, मैंने पढ़ी है फिजिक्स केमिस्ट्री। मैं अंग्रेजी में अच्छी तरह से बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रीजनल लैंग्वेज में सिर्फ हिंदी पंजाबी की बात नहीं कर रहा, तमिल की बात भी कर रहा हूँ, मैं बात भी कर रहा हूँ। देखते हो एक ऐड जिसमें एक आदमी अपनी धर्मपत्नी को फोन करता है कि तुम्हारा जन्मदिन हुआ है, तुम्हारे को कुछ पैसा भेजना है, तुम वो ले लो। वो कहती है पैसा कहाँ से लाई? तो वो कहता मैंने फोन पे दे दिया है। तो फिर वो बोलता कि कुछ हाँ का जवाब तो दो, तुम्हारे मन मुटाव तो मेरे फोनवा का बैलेंसवा खत्म हो जाएगी। तो फिर वो कुछ बोलती है, आप कभी देखना वो ऐड। तो वहां खड़ा हुआ एक रिक्शा वाला उसको बताता है ये पता क्या बोल रही है? बोला आई लव यू, मलयालम में कहा। तो जो मलयालम में आई लव यू कहने का मजा है वो अंग्रेजी में थोड़ा आता है, उसका अपना एक मजा है। पति पत्नी के बीच तीसरे को पता भी नहीं लगता कि क्या है। मुकेश जी, थैंक यू सर। आप शायद उसमें लॉयर थे, गौरव दीप बोले, जो केस हुआ हाई कोर्ट में ना। कौन सा सर? नहीं, वो सर दूसरे गौरव थे सर, वो दूसरे गौरव थे। हाँ जी हाँ जी। एक और गौरव। मुकेश जी, you want to ask a question? You can unmute yourself. मुकेश जी, I can't find him sir. नहीं चले गए चलो सर, then so thank you so much. It is time to conclude. नैन्सी कवर कौन है? नैन्सी कवर कौन है? वो सवाल पूछना चाह रही है सर। वो फेसबुक पे होंगे शायद ना। अच्छा चलिए ठीक है। थैंक यू सर। So over to पदम जी। पदम जी, धन्यवाद विशाल जी। पूछना चाह रहे हैं
विशाल जी, अरविंद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अरविंद सेठ जी का प्रश्न है। हाँ जी अरविंद जी, हाँ, प्लीज का अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी अरविंद जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अरविंद की उंगली सिर के सामने आ गई तो वो उंगली दिखाई नहीं देती क्योंकि दोनों का कलर सेम है। हाँ जी अरविंद जी बताएं। बहुत बहुत नमस्कार सर जी। जब भी सर आपको सुनते हैं तो सामाजिक विषय हो, राजनीतिक हो, कानून का विषय हो, संवैधानिक विषय हो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है सर। तो मेरा प्रश्न है सर कि जो पोस्ट कोविड है, अब आजकल जैसे हम कर रहे हैं अपने केसेस, आज सुबह 8 बजे जस्टिस अरुण मोंगा जी बैठे और हमारा बड़ा जल्दी केस हो गया। तो इसी प्रकार हम अपने हाई कोर्ट की वर्किंग में किस प्रकार का पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं जिससे कि जो केसेस भी टेकन अप होते रहें और जिस प्रकार की हमारी समस्याएं होती हैं फिजिकल अपीयरेंसेस में, इस तरह को कुछ ऐसा चेंज आए कि बहुत जरूरी हो तो फिजिकल अपीयरेंसेस हो, ताकि उससे टाइम, पैसा और बहुत सी पार्किंग की समस्या, भीड़ की समस्या, इस तरह का क्या निजात हो सकता है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। देखिए, ये जो आपने बताया इसमें जो भी आपका सुझाव हो आप भेजिएगा। हाई कोर्ट के जजेस की, सीनियर जजेस की 5-6 लोगों की मीटिंग लगातार सीनियर लॉयर से, हाई कोर्ट बार के नॉमिनी से, बार काउंसिल के लोगों से होती रहती है। आपस में भी वो चर्चा करते रहते हैं, डॉक्टरों से भी वो कंसल्ट करते रहते हैं। अब पीछे एक बार जब ये प्रपोजल आई थी कि फिजिकल अपीयरेंस शुरू हो जाए तो सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया गया, लेकिन जो राय आई, जो मेरी जानकारी के मुताबिक, उन्होंने कहा कि आप यदि फिजिकल अपीयरेंस से केस शुरू करेंगे तो हर कोर्ट रूम में हर केस के बाद लॉयर चले गए, 10 लोग, 15 लोग, 5 लोग, 15 लोग, केस की बहस खत्म होगी, हर केस के बाद उस कोर्ट रूम को सैनिटाइज करना पड़ेगा। यानी एक केस 15 मिनट का हुआ, फिर सैनिटाइजेशन, और उसमें कितने मिनट लगेंगे? मिनिमम 20 मिनट। फिर दूसरा केस, फिर उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा। तो यानी दिन में आधे से ज्यादा टाइम तो सैनिटाइजेशन में ही लग जाएगा, सैनिटाइज करने में। और केस कितने हो पाएंगे, कैसे हो पाएंगे, वो दूसरी बात। मुझे लग रहा है कि ये तरीका भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुरू हुआ है, देखिए दिक्कत परेशानी तो हर में होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन ये इट्स नॉट एज बैड एज वी हैड थॉट इट टू बी। सवाल इसका है कि फिर भी जो भी आपके मन में कोई सुझाव आता है आप देते रहिए, चीफ जस्टिस को भेज दीजिए, जजेस को भेज दीजिए, हमारे पास भेज दीजिए। जब भी हमारी मीटिंग होगी इसके मामले में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एनीवन एल्स फॉर द क्वेश्चंस? मैं किसी को मिस आउट तो नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं चल रहा है अभी यहाँ पे कहीं और है तो। आई कांट सी एनीवन रेजिंग द हैंड। यस यस अखिलेश प्लीज। सर नमस्कार सर। सर अखिलेश व्यास। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर, आप सुन पा रहे हैं जी? मैं बोलूँ आगे? हाँ मैं सुन रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। जी हाँ सर, शुक्रिया सर। दिखाई भी पढ़ रहे हो, सुनाई भी पढ़ रहे हो। जी हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा क्वेश्चन कोई टेक्निकल चीज नहीं है, बट मेरा आपका लेक्चर सुनने के बाद, आपका सेशन सुनने के बाद मेरा एक क्वेश्चन जो दिमाग में राइज होके आता है कि द लॉयर्स एट आवर एज, आपको देख के सर ऐसा लग रहा है कि आपने केस भी किए हैं सुबह और सब कुछ ऑनलाइन भी किया है, स्टडी भी किया है, एंड स्टिल यू आर रेडी विद द क्वेश्चंस एंड द आंसर इन द सेशन। सर हम अपनी एनर्जी कैसे मेंटेन करके रखें? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो सर। आई एम सॉरी, मैं दिस इज कोविड-19 ये बड़ा वाजिब सवाल है सर, ये तो बहुत वाजिब सवाल है। सर मेंटेनिंग द एनर्जी एंड कीपिंग योरसेल्फ रिफ्रेश्ड इज आई थिंक टाइम मैनेजमेंट। आप जैसे मित्र दिन में 2-3 बार ये बात कह देते हैं, एनर्जी दूरी हो जाती है। ऑल ग्रेस ऑफ गॉड, तू जागे अरदास हमारी जियो सब पे, को नानक सब तेरी वडियाई, कोई नौ ना जाने मेरा। और जो आरती में हम बोलते हैं, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऑल ग्रेस ऑफ गॉड। राइट सर, ठीक है। हम हो परम पुरुष का दासा, देखण आयो जगत तमाशा, दैट इज गुरबाणी। इसलिए सारा परमात्मा की ग्रेस है, आप का प्यार है, उसे हमारी जो एनर्जी है ना वो डबल हो जाती है। जब 2-4 दिन में ऐसे कमेंट सुनने को मिल जाए तो हौसला बढ़ जाता है। राइट, तो लगे रहिए, धीरे धीरे भगवान सब कुछ देता है। जी हाँ सर, ठीक है। मुकेश जी यू आर देयर, आपने कोई सवाल पूछना है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। पदम जी। धन्यवाद विशाल जी। कर्मठ कार्यकर्ता, प्रखर वक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता के विषय में विचार करते हुए जो पहला नाम हमारे मस्तिष्क में आता है वो है श्री सत्यपाल जैन। इनफॉर्मल वेबिनार्स की तरफ से मैं श्री सत्यपाल जैन जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं
कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे बीच बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारत पोस्ट कोविड-19 को बेहतरीन रूप से प्रस्तुत किया। मुझे विश्वास है कि उनके आज के इस वक्तव्य से हम सभी बहुत लाभान्वित हुए होंगे। श्री सत्यपाल जैन जी के व्यक्तित्व से हम सभी भली भांति परिचित हैं। उनका चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो, कोर्ट के वकील हो, उनके क्लाइंट्स हो या आम जनता हो, सभी से ये संपर्क रहता है। मुझे आज भी याद है 1991 में लोकसभा चुनाव के दिन जैन साहब पंजाब यूनिवर्सिटी के अंकुर स्कूल के सामने लगे पार्टी के टेंट में आए, जब पहली बार मेरा उनसे साक्षात मिलना हुआ। वह जान के बहुत खुशी हुए कि मैं देवव्रत द्विवेदी जी का पोता हूँ। जैन साहब और मेरे दादाजी बहुत पुराने परिचित थे। जैन साहब का स्नेह हमेशा हम सभी को मिलता रहा है। इस महामारी के समय में भी जैन साहब हमने देखा है कि वकालत, पार्टी के कार्य और समाज सेवा के कार्यों में निरंतर लगे हुए हैं और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोरोना का ये काल कोई नहीं कह सकता कि कब समाप्त होगा, परंतु परमात्मा की कृपा से जब भी ये समाप्त होगा, उसके बाद देश की क्या दशा और दिशा रहने वाली है, उसका एक पूर्वाभास आज हमें जैन साहब ने कराया है। आशा है उनके संबोधन से प्रेरित होके हम सब इस संकट से मजबूती से लड़ेंगे और इसके बाद भारत को पुनः उसी गति से परम वैभव पर पहुंचाने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। मैं पुनः सत्यपाल जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो आज हमारे बीच आए और एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी। मैं सभी दर्शकों का जो हमसे जूम, फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़े उन सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ आज चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब और हरियाणा से भी वकील जुड़े, इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपना समय दिया। अंत में पूरी टेक्निकल टीम, फ्रेंड हमारी और विशेषतः धीरज जैन जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उनके सहयोग के बिना आज का कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। आज हमारा जो लेक्चर है यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे आप देख पाएंगे। इसके लिंक्स आप सभी को भेजे जा चुके हैं। आगे भी हम आपके समक्ष महत्वपूर्ण विषय लाते रहेंगे। हम सब एक साथ जुड़े रहें और इस संकट की घड़ी में अपनी हिम्मत बनाए रखें। ऐसा जैन साहब ने जो हमें आज जो लेक्चर में हमें कहा है, उसको हम आगे करेंगे अपने जीवन में। इसी विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को अंत की तरफ हम ले जाते हैं। धन्यवाद।